हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यू कैन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आप देखिएगा जो क्वेश्चंस या फिर जो चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ज़्यादातर रिपीटेडली एग्ज़ाम्स में इन्हीं में से चीज़ें घुमा फिरा के पूछी जाती है। इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ बिकम पोएट लॉरिएट? पोएट लॉरिएट इज़ द नेशनल पोएट, ठीक है। तो नेशनल पोएट ब्रिटेन के वर्ड्सवर्थ कब बने थे? ए ऑप्शन 1668, 1843, 1850 या फिर 1865। द आंसर इज B1, 1843। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये घुमा फिरा के पूछते हैं, ठीक है। तो जो ए ऑप्शन है 1668, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि इस डेट पे ड्राइडन, जो जॉन ड्राइडन थे, वो बने थे पोएट लॉरिएट एंड ही वॉज द फर्स्ट अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट। तो कई बारी पीजीटी में ऐसे भी क्वेश्चन आता है और टीजीटी में भी आ जाता है। ऑल्दो टीजीटी का ये नहीं है टॉपिक, बट जॉन ड्राइडन के बारे में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट हमारे पोएट लॉरिएट कौन बने थे ब्रिटेन के? इट इज़ ड्राइडन। और कौन से ईयर में? 1668। अब वर्ड्सवर्थ कब बने थे? 1843 पे, ठीक है। और 1843 के बाद कौन बने थे? लॉर्ड टेनिसन 1850 पे। तो हमें पता है वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई है 1850 में, और जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद बने थे लॉर्ड टेनिसन, ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो ये तीनों डेट्स हमें ज़रूर याद रखनी है, स्पेशली फॉर पीजीटी एस्पिरेंट्स जो पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो ये बिल्कुल डेट्स अच्छे से याद होनी चाहिए, तीनों की, पोएट लॉरिएट्स की। अब हम वर्ड्सवर्थ के कुछ जल्दी से इम्पॉर्टेंट लाइफ के इवेंट्स देख लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई। बिकॉज टीजीटी में हमारे सिर्फ 4 राइटर्स हैं और हमें उनकी डेथ और बर्थ डेट दोनों ही अच्छे से पता होनी चाहिए। बिकॉज हमें लगता है कि कौन पूछेगा, नहीं, वो पूछते हैं। और पीजीटी इंग्लिश में भी मैंने देखा है आर्नोल्ड का या फिर पीबी शेली का, कीट्स का, पीजीटी में भी डेथ और बर्थ डेट पूछी गई है। तो जो हमारे पोएट्स है या फिर जो हमारे राइटर्स हैं, उनकी हमें अच्छे से दोनों डेट्स पता होनी चाहिए, डेथ भी और बर्थ भी। तो हम वर्ड्सवर्थ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हम देखते हैं उनके लाइफ के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। उनका जन्म कब हुआ? ही वॉज बॉर्न ऑन April 7, 1770, ठीक है। और ये क्वेश्चन टीजीटी में 1 से 2 या 2 से 3 बार पूछा गया है। कौन सी जगह में? इट इज़ कॉकरमाउथ, कुंबरलैंड, ठीक है। तो हमें बर्थ की डेट और कौन सी जगह में उनका जन्म हुआ, दैट प्लेस वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर। अब उनकी डेथ कब हुई? April 23, 1850। तो हमें ये भी डेट बहुत अच्छे से याद रखनी है। पोएट लॉरिएट मैंने बताया वो कब बने और कब से कब तक बने रहे, फ्रॉम 1843 टू 1850, ठीक है। 1843 में वो अपॉइंट ही हुए और जब उनकी डेथ हुई तो ऑब्वियसली फिर वो पोएट लॉरिएट से हट गए थे अपनी पोजीशन से। उनके बाद बने थे टेनिसन। जो वर्ड्सवर्थ की वाइफ थी उनका नाम था मैरी हैचिनसन, और ये वर्ड्सवर्थ की बचपन की फ्रेंड थी, ठीक है। तो बड़े होकर इन्होंने इनसे ही शादी कर ली, तो इनकी वाइफ का नाम भी हमें पता होना चाहिए, दैट वाज मैरी हैचिनसन। और उन्होंने टोटल कितने सोनेट्स लिखे थे? 500 सोनेट्स, ठीक है। सो ही रॉट 500 सोनेट्स एंड ही रिवोल्टेड अगेंस्ट सूडो आर्टिफिशियल डिक्शन ऑफ नियो क्लासिकल पोएट्स। जो उनके वर्क्स है उन्होंने किसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया है? दैट इज सूडो आर्टिफिशियल डिक्शन ऑफ नियो क्लासिकल पोएट्स। सो नियो क्लासिकल पोएट्स के अगेंस्ट उन्होंने चीज़ें लिखी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कॉलरिज से कब मिले, ठीक है। तो हमें जो ये ईयर भी अच्छे से याद रखना है कि वो सैमुअल कॉलरिज से कब मिले थे, दैट वाज इन ईयर 1795। एंड वो फ्रांस 2 बार ही गए थे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है टीजीटी में एक बार। तो पहली बार वो कब गए थे? 1790 में, और उसके अगले साल वो फिर से चले गए थे, ठीक है, 1791 में।
तो जो ये इम्पॉर्टेंट है, जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन अभी डिस्कस करी, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हो, बिकॉज बहुत से क्वेश्चंस इसी आपको एक स्लाइड से देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में इसी स्लाइड में से 1 से 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेल्यूड इज, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत रिनाउंड मतलब बहुत जानी मानी पोएम है प्रेल्यूड, उसकी फर्स्ट लाइन क्या है? ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज। नेक्स्ट, आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड। नेक्स्ट, dust as we are, the immortal spirit grows like harmony in music। या फिर फोर्थ पॉइंट, डी पार्ट, my heart aches। So the correct answer is, oh there is blessing in this gentle breeze। ये क्वेश्चन भी 2 बारी TGT के प्रीवियस पेपर्स में पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रेल्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है वर्ड्सवर्थ की, और उसकी फर्स्ट लाइन हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एंड नॉट ओनली द फर्स्ट लाइन, बट जो प्रेल्यूड की इम्पॉर्टेंट कोटेशंस है वो भी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हम प्रेल्यूड, जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में, इस वर्क के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। सो प्रेल्यूड इनकी एक बहुत ही लॉन्ग पोएम है। ये कब पब्लिश हुई थी? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1850। येस, वी नीड टू रिमेंबर द डेट। हमें इस पोएम की, इस वर्क की डेट बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1850। वो एक क्या है? जो प्रेल्यूड है वो है एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। जो वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफी है उसी का नाम है द प्रेल्यूड, जो कि एक पोएम फॉर्म में है। और ये कितने बुक्स में लिखी गई है? 14 बुक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेट, इसका जॉनरा क्या है, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ठीक है। और कितनी पोएम्स, कितनी बुक्स में है? 14 बुक्स में। नेक्स्ट, ये किसको उन्होंने एड्रेस करी है? अपने फ्रेंड सैम्यूल टेलर कॉलरिज को, जिसको एसटी कॉलरिज भी हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेल्यूड अभी हमने डिस्कस किया, ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज। अब इसकी 2 बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशंस है जो कि रिपीटेडली 1 से 2 या 2 से 3 बार एग्जाम्स में पूछी गई है। तो अब हम ये देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट कोटेशन, ब्लिस वॉज इट दैट डॉन टू बी अ लाइफ बट टू यंग वॉज वेरी हेवन। तो ये इन्होंने कोटेशन दे रखी है और पूछा है कि ये कौन से वर्क से है। तो हमें पता होना चाहिए ये प्रेल्यूड से है, और मैंने यहाँ पे बुक भी मेंशन करी है, इट इज़ टेकन फ्रॉम बुक 11। क्या पता इस बारी बुक पूछ ले कि कौन से बुक की है ये कोटेशन। नेक्स्ट कोटेशन ये भी एग्जाम में पहले पूछी गई है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखते हैं क्या है। डस्ट एज वी आर, द इमॉर्टल स्पिरिट ग्रोज लाइक हार्मनी इन म्यूजिक। और ये कौन सी बुक से ली गई है? ये ली गई है प्रेल्यूड की बुक 1 से। सो ये जो स्लाइड है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी एक स्लाइड से आप मानकर चलो आपके 4 से 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं। और अगर वर्ड्सवर्थ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, एवरी ईयर 1 से 2 क्वेश्चन इस स्लाइड से भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि प्रेल्यूड इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। प्रेल्यूड से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स केम इन, जो लिरिकल बैलेड्स वर्ड्सवर्थ का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, उसमें प्रीफेस कौन से ईयर में ऐड होकर आया था? 1798, 1802, 1800 या फिर 1799। सो द आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज 1800। चलिए अब हम लिरिकल बैलेड्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। और ये स्लाइड बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर मैं बोलूँ तो इसमें से आपको पूछे जाते हैं, तो इसका आप ज़रूर स्क्रीनशॉट लेना। लिरिकल बैलेड्स कितने एडिशन में आया था? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। लिरिकल बैलेड आया था 4 एडिशंस में, ठीक है। सबसे पहले कब पब्लिश्ड हुआ? फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1798। फर्स्ट एडिशन 1798 में आया था, ठीक है। और कैसे आया था? विदाउट ऑथर्स नेम। तो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में कि लिरिकल बैलेड्स फर्स्ट पब्लिश कब हुआ? 1798, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन सा ऐसा एडिशन था
जिसमें ऑथर का नाम नहीं दिया था, तो वो भी हमें पता होना चाहिए, इट वॉज दी फर्स्ट एडिशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिरिकल बैलेड्स का सेकंड एडिशन कब आया था। ये क्वेश्चन 1800 वाला बहुत पूछा जाता है, सेकंड एडिशन वाला कि जो लिरिकल बैलेड्स का सेकंड एडिशन है वो कब आया था। वो आया था 1800 में विद प्रीफेस एंड ऑथर्स नेम इन इट। तो ये देखो, ये एक ही क्वेश्चन कैसे 3 बार पूछा गया है पहले कि सेकंड एडिशन कब आया, 1800। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस वे में पूछा जाता है दैट व्हेन डिड लिरिकल बैलेड पब्लिश विद इट्स प्रीफेस, मतलब कि प्रीफेस के साथ लिरिकल बैलेड कब पब्लिश हुआ। सो इट वॉज पब्लिश्ड इन 1800। और ऐसे भी पूछा गया एक बारी कि विद ऑथर्स नेम कब पब्लिश हुआ, अगेन 1800। ठीक है, थर्ड और फोर्थ एडिशन के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट हमें इनकी भी डेट्स पता होनी चाहिए। थर्ड एडिशन कब आया था, 1802 में विद अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन। पोएटिक डिक्शन के बारे में इन्होंने रिवोल्ट किया था, अगेंस्ट लिखा था, तो वो किस एडिशन में लिखा था, थर्ड एडिशन में आया था अपेंडिक्स के तौर पे। और फोर्थ एडिशन कब पब्लिश हुआ, 1805 में। तो लिरिकल बैलेड्स के चारों एडिशन की डेट हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एज एंड डेथ ऑफ क्लासिकल एज। इस चीज़ का, इस लाइन का ये मतलब है कि जब लिरिकल बैलेड आया तो वो रोमांटिक एज का बिगिनिंग था, मतलब लिरिकल बैलेड के पब्लिश होते ही हमारी रोमांटिक एज शुरू हो गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे भी कि रोमांटिक एज कौन से ईयर में पब्लिश हुई, तो लिरिकल बैलेड कब फर्स्ट पब्लिश हुआ था, 1798 में। ठीक है, तो 1798 में ही हमारी रोमांटिक एज स्टार्ट हुई थी। और डेथ किसकी हुई थी, क्लासिकल एज की। इसका ये मतलब है कि रोमांटिक एज से पहले कौन सी एज थी, क्लासिकल एज। जैसे ही लिरिकल बैलेड्स आए, पब्लिश हुए, क्लासिक एज खत्म हो गई 1798 में और रोमांटिक एज आ गई। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिरिकल बैलेड्स में कितनी टोटल पोएम्स है, 23 पोएम्स, जिसमें से 19 पोएम्स लिखी है वर्ड्सवर्थ ने और 4 पोएम्स लिखी है एस.टी. कॉलरिज ने। और हमें फर्स्ट और लास्ट पोएम का नाम पता होना चाहिए। फर्स्ट पोएम कौन सी है, बहुत ही जानी मानी इंपॉर्टेंट पोएम है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, किसके द्वारा लिखी गई है, कॉलरिज के। लास्ट पोएम कौन सी है, टिंटन एबे, ये किसने लिखी है, वर्ड्सवर्थ ने। एक एक पॉइंट से हर साल क्वेश्चन आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर लीजिएगा और इन चीज़ों को आप ज़रूर याद भी रखिएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस विच वॉज पब्लिश इन 1802 वॉज ओरिजिनली कॉल्ड, मतलब जो पोएम है वर्ड्सवर्थ की रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, उसका असली नाम क्या था, चेंज करके रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस रखा, बट असली नाम क्या था, ओरिजिनली क्या कहते थे उस पोएम को, लामिया, बी पार्ट ओड टू ड्यूटी, सी डिटर्मिनेशन, या फिर लीच गैदरर। सो द आंसर इज द डी पार्ट, लीच गैदरर। ठीक है, तो लीच गैदरर का नाम चेंज करके पोएम का नाम क्या लिखा गया, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। कब ये पब्लिश हुई, 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। जो ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ये कौन सी पोएम में लाइन बोली गई है, ओड टू लामिया, टू ल्यूसी, टू मेलानकोली, या फिर ओड टू ड्यूटी। सो द आंसर इज द डी पार्ट, ओड टू ड्यूटी। ये लाइन 2 बार पूछी गई है पहले एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर में। तो स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ओड टू ड्यूटी पोएम है, वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, उस पोएम में से लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड अ ह्यूमन डोर, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। जो ये लाइन्स है, द स्वीटेस्ट थिंग दैट ग्रीव एवर बिसाइड अ ह्यूमन डोर, ये कहाँ से ली गई है। ओके फ्रेंड्स, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, ए टू मेलानकोली, बी टू ल्यूसी,
सी टू ऑटम या फिर डी रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। सो द आंसर इज द बी पार्ट, टू ल्यूसी। और इस पोएम को ल्यूसी ग्रे भी बोला जाता है। जो वर्ड्सवर्थ ने नाम दिया था इस पोएम को वो लूसी ग्रे था, बट जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ऑप्शन था टू ल्यूसी। तो दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे, ठीक है। अगर जो भी ऑप्शन दिया गया, अगर लूसी ग्रे है तो उसको मार्क करिएगा, टू ल्यूसी है तो उसको मार्क करिएगा। दोनों ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे, दोनों में से एक ही दिया रहेगा। सो ये लाइन भी पहले पूछी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। कहाँ से ली है? टू ल्यूसी या फिर ल्यूसी ग्रे पोएम से। किसके द्वारा लिखी गई है? वर्ड्सवर्थ के। अब हम डिस्कस कर लेते हैं लूसी पोएम्स के बारे में। ये भी वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल ल्यूसी पोएम्स कितनी लिखी है वर्ड्सवर्थ ने? देयर आर 5 ल्यूसी पोएम्स, ठीक है। और ये किसे डेडिकेट करी है? उन्होंने ये पोएम्स अपनी डॉटर कैरोलिन को डेडिकेट करी है। अब ये कैरोलिन उनकी डॉटर कौन थी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि फ्रांस में वर्ड्सवर्थ घूमने गए थे, तो वहाँ पे उन्हें एक वुमन मिली थी जिसका नाम था एनेटे वेलोन, ठीक है। तो उनका उनके साथ अफेयर हुआ और उन्हीं के साथ उनकी डॉटर हुई कैरोलिन, बट समहाउ उन्होंने एनेटे वेलोन से शादी नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वो वापस उन्हें अपनी कंट्री में, इंग्लैंड में, ब्रिटिश जहाँ पे इंग्लैंड है, ब्रिटेन वापस आना पड़ा, ठीक है। तो उनसे शादी नहीं कर पाए, बट उनकी उनसे डॉटर हो गई। वो उस डॉटर का नाम क्या था? कैरोलिन। और उन्होंने उसी डॉटर के ऊपर डेडिकेट करते हुए 5 पोएम्स लिखी हैं और उस पोएम्स का उन्होंने क्या नेम दिया है इन पोएम्स को? ल्यूसी पोएम्स। तो अब हम ये देख लेते हैं कि उन 5 ल्यूसी पोएम्स कौन कौन सी है। फर्स्ट है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। नेक्स्ट, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। थर्ड, आई ट्रैवल्ड अमंग द अननोन मैन। फोर्थ, 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर। फिफ्थ, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो 5 ल्यूसी पोएम्स है, किसको डेडिकेटेड है और कौन कौन सी है ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, एग्जाम में पूछी गई हैं पहले। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन ये किसने लिखी है? वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, गॉल्सवर्दी या फिर एर्नॉल्ड ने। सो द करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, वर्ड्सवर्थ। और ये इंपॉर्टेंट लाइन्स कहाँ से ली गई है, कौन सी पोएम से ली गई है? ये ली गई है पोएम द रेनबो से, जो कि लिखी गई थी 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। तो ये लाइन्स कौन सी पोएम से ली गई है? टू मेलॉन्कली, द इमॉर्टैलिटी ओड, माई हार्ट लीप्स अप या फिर रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, द इमॉर्टैलिटी ओड। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान में रखनी है ये लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Michael is a pastoral poem that presents the pathetic life of a shepherd Michael. What is the name of his son? जो पोएम माइकल है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई, ये क्या दर्शाती है? एक आदमी है माइकल, काफ़ी बूढ़ा है, उसकी बहुत ही बुरी लाइफ है, पथेटिक लाइफ है। उसके बेटे का क्या नाम होता है इस पोएम में? ड्यूक, माइकल जूनियर, ल्यूक या फिर नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, ल्यूक। ल्यूक इसमें लंदन चला जाता है अपने फादर को छोड़ के, और इसके फादर अपने बेटे की वेट करते करते उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन क्या है कि माइकल के बेटे का क्या नाम है? वो है ल्यूक। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर नेवर डिड बिट्रे दैट हार्ट दैट लव्ड हर। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? ये जो लाइन्स है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, ये कौन सी पोएम से लाइन्स ली गई है? टू मेलॉन्कली, टिंटन एबे, माई हार्ट लीप्स अप या फिर डैफोडिल्स। सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज टिंटन एबे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोएम है। टीजीटी के हर एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पेपर में इस पोएम से क्वेश्चन ज़रूर आया है। तो इस पोएम की स्टडी हमें बहुत अच्छे से करनी है।
इस पोएम के कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट कोटेशंस है वो भी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए अब हम टिंटिन एबे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये पोएम कब पब्लिश हुई थी? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1798। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश हुई थी और ये लिरिकल बैलेड्स की लास्ट पोएम थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? ये पोएम लिखी गई थी वर्ड्सवर्थ द्वारा, ठीक है, ना कि कॉलरिज, क्योंकि लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों ने मिलके पोएम्स लिखी है। 19 पोएम्स आर बाय वर्ड्सवर्थ एंड 4 पोएम्स आर बाय कॉलरिज। ये हमें अच्छे से याद रखनी है ये चीज़, ठीक है। टिंटिन एबे एक स्मॉल टाइटल दिया हुआ है, बट इसका ओरिजिनल और पूरा टाइटल क्या है वो देखिए। सेकंड पॉइंट है, लाइन्स composed a few miles above Tintin Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour July 13, 1798। तो टिंटिन एबे का जो पूरा टाइटल है इस पोएम का वो ये है जो अभी मैंने रीड आउट किया। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये पब्लिश किस में हुई थी? लिरिकल बैलेड्स में, जो कि 1798 में पब्लिश हुई थी और ये लास्ट पोएम है। और टिंटिन एबे ये पोएम स्पेसिफिकली उन्होंने किसको डेडिकेट करी थी? उन्होंने टिंटिन एबे अपनी बहन डोरिथी वर्ड्सवर्थ को ये पोएम डेडिकेट करी थी, जिनसे वो सबसे ज़्यादा क्लोज थे। अपनी बहन को ही अपनी लाइफ में वो सबसे ज़्यादा मानते थे, वर्ड्सवर्थ। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड ऑल्सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड हैव अ वंडरफुल डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।